मैं पॉलिटिकल लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन नाजायज बात मैं सुनने का आदी नहीं। उसने खिदमत का मौका दिया तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा सेवा हो गई उसकी। लोग बोलते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, माफिया साफ हो रहे हैं, लेकिन ये तो आपने बहुत पहले ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। जैसे होता है रोगी वैसा होता है उपचार। किलर इंस्टिंक्ट ऐसा हो, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। फूलन देवी को ना आपकी गोली लगी ना उनकी गोली आपको लग पाई, लेकिन आपने उन्हें गोली खिलाई। ईश्वर की लीला तो देखिए, कभी आप मैं SLR से आप उस तरफ से चलित हथियारों से हम पे फायर, आज डिस्प्लिन खा रही हैं आप मेरे दफ्तर में। अतीक अहमद कितना बड़ा चैलेंज था। तो वो साइकोपैथ किलर था। कानून अगर तोड़ेंगे, I will be synonymous to atrocity। मैंने सुना आपने चप्पल में भी एनकाउंटर कर दिया है। जैसा होगा टेरेन वैसे ही होगी आपकी भावभंगिमा। 3 बार गोलियां लगी लेकिन माथे पर शिकन तक नहीं आई। और जानते हैं जुबान से क्या निकला? जय हिंद। आपने प्रयागराज सुना होगा ना, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जहां पर पंत ने अपनी कविताएं गढ़ी, महादेवी ने गुनगुनाया और हरिवंश राय बच्चन ने लिख डाली अपनी मधुशाला। और वहां पर निराला ने राम की शक्ति पूजा को गाया। और जानते हैं आज जो मेरे साथ व्यक्तित्व हैं, उनके ऊपर ये लाइंस चरितार्थ होती हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। उसी किनारे से निकलकर आते हैं एक फौलादी जज्बात के अधिकारी। पुलिसिया रिकॉर्ड देखा जाए ना भारत का, तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने का श्रेय भी जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जाता है पुलिस को परिवार बना लेना और एक ही मकसद रखना। पुलिस प्रशासन शासन में शुद्धि और बिल्कुल इस तरीके का शासन चलाना जहां पर एक टीम का काम होता है। मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नेटवर्क में सर। बड़ी कृपा की डॉक्टर रमा जी कि आपने दर्शन दिए, कार्यालय पवित्र हो गया कि देवी स्वरूपा आप जैसे व्यक्तित्व का आगमन हुआ। इस कार्यालय का हम सबका अहोभाग्य। लोग बोलते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, लोग बोलते हैं कि माफिया साफ हो रहे हैं, लेकिन ये तो आपने बहुत पहले ही बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था और माफियाओं को साफ करना शुरू कर दिया था। आप समझ गए होंगे मेरा प्रश्न क्या है आपसे। आपका प्रश्न बिल्कुल बहुत ही सुंदर है, प्रासंगिक है, औचित्यपूर्ण है। बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, और यहाँ कोई मुझे लोकप्रियता लूटने के लिए हम लोग नहीं आते हैं। लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि ये काला पानी अधिकारी हैं या काला पानी में जो लोग अवांछनीय तत्व हैं उनका निस्तारण कर रहे हैं, तो मैं उसको एक अलंकरण मानता हूँ। और जहां आवश्यकता होती है, ये देखिए जैसा इलाज होता है, इलाज लाल दवा भी होती है, इलाज बैंडेड भी होता है, इलाज जो होता है छोटी मोटी सर्जरी भी होती है, और वो बाईपास सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक जा सकती है। तो जैसे होता है रोगी वैसा होता है उपचार। तो बिना किसी भेदभाव के जो व्यावसायिक दक्षता के अनुरूप प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं उसमें प्रमाद नहीं किया जाता है। और ये भी नहीं कि किसी से कोई घृणा है, लेकिन कोई ये कह दे कि सेवा का अवसर देगा उसको मेरा विभाग निराश करेगा, ये होने वाला नहीं है। 1861 से लेके हमारा सेवा भाव सर्वत्र पूरे विश्व में जाना जाता है कि जिसने एक बार पुलिस की सेवा ले ली तो वो मथुरा के पेड़ों की तरह है, जिसने खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया। तो मतलब प्रसाद सबके लिए था। प्रसाद सबके लिए था, विभाग के लोगों के लिए भी, विभाग के बाहर के लोगों के भी, और जिन्होंने कानून की लक्ष्मण रेखा पार की उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता। लोग कहते हैं आपने इनका नाम नहीं लिया, आपने उनका नाम नहीं लिया। आप जिनका नाम ले लें और पूछें कि विगत 12 महीनों में क्या उन्होंने कोई सेवा का अवसर दिया था। अगर दिया था तो मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरा विभाग उनको निराश नहीं करेगा। लेकिन एक कॉलम हिस्ट्री शीट में होता है निष्क्रिय, तो जो निष्क्रिय हो गया बात खत्म हो गई। सर मैं कुछ नाम आपके आगे लूंगी, क्योंकि बचपन में जब हम ये नाम सुनते थे तो हमें लगता था कि अरे डकैत ऐसे होते थे। डाकू सुल्ताना, ददुआ, सीमा परिहार, निर्भय गुजर, और भी बड़े बड़े ऐसे नाम जिनको आपने सामने से देखा है और उनका एनकाउंटर भी किया है और उनका सामना भी किया है। उस समय के क्या हालात थे और आज हम कितनी आसानी से कह देते हैं वंस अपॉन ए डकैत। आप सही कह रही हैं। इन सब के ऊपर फिल्में भी बनी थी, मुझे जीने दो, गंगा जमुना, चंबल की कसम, इस तरीके की फिल्में बनती थी, आपने देखा होगा। सुनील दत्त, अजीत, दिलीप कुमार, ये लोग घोड़े पर दुनाली बंदूक लेकर के, और बाद में मालूम पड़ा कि और भी अच्छे अच्छे हथियार लेके। तो चंबल, यमुना जी, काली नदी, इनके बीहड़ों में कुछ लैंडस्केप ऐसा अंडुलेटिंग होता है
कि वहां पे छुपने के 1000 रास्ते हैं और पुलिस कर्मियों के एम्बुश होने के 1000 चांसेस हैं। इसीलिए तब बड़ी कैजुअलिटीज होती थी। सरकार ने 10 उन्मूलन अभियान चलवाया तो लोग कहते थे 10 उन्मूलन नहीं, यहाँ तो पुलिस उन्मूलन हो रहा है। हाँ। रोज इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं। कानपुर देहात में एक इतनी कैजुअलिटीज होती थी, हमीरपुर में इतनी होती थी, बुंदेलखंड में होती थी, आगरा वगैरह में। तो आपने तो जो नाम गिना, लेकिन माधो सिंह, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, तोता भगोना, विद्याराम और भगवान सिंह कमांडर, छविराम, पोथी, महावीरा, नाम गिनाते चले जाए तो बिल्कुल अंताक्षरी वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन एक सूझबूझ व्यू रचना के कारण, शासन प्रशासन का सहयोग, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की जाबाजी कि 10 उन्मूलन की समस्या ही समाप्त हो गई और 10 उन्मूलन विभाग को भी समाप्त करना पड़ा। क्योंकि एंटी डेकॉइटी कोर्ट्स, आपको भी याद होगा कि 35-40 साल पहले जो देहलू साढ़ूपुर कांड हुआ था, नरसंहार, उसकी सजा अब सुनाई गई है। अब इतने साल बाद तो सब कुछ मर गए, कुछ पक्षद्रोही हो गए, लेकिन ये जो भयावह स्थिति थी कि जब लोग निकलते थे तो दोनों तरफ से ये होता था, डकैत भी हनुमान चालीसा पढ़ के निकलते थे, पुलिसकर्मी भी जो जिसकी जैसी भावना रहती थी, हनुमान चालीसा पढ़ करके, दुर्गा सप्तशती पढ़ करके, जय श्री राम कह करके, जय घोष करके। हालांकि फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स के मुताबिक आवाज जानी नहीं चाहिए, आपको कोई ऐसी चमकदार चीज नहीं पहननी चाहिए कि जिसकी रोशनी से मालूम पड़ जाए, आवाज धीमी, सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए और बड़ी सावधानी बरतनी जाती थी। उसके पहले कहते थे पुलिस लाइन में डबल बजाया जाता कि जब किसी गैंग की सूचना आती है। डबल मतलब डबल ब्यूगल, कि सारे जितने कर्मचारी इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि हमें चाहिए 10-20 नहीं, हमें चाहिए 100 से ऊपर की जनशक्ति। पीएसी या जो पैरामिलिट्री होती थी उनको लाइन अप करना। फिर उनसे पूछा जाता था किसी के पेट में दर्द हो या किसी को खांसी आ रही हो तो कृपा करके अभी बता दे। वो वहां जाने का कष्ट करे कि वहां जाने पर जब मालूम पड़ा कि गोली चल रही है तो आप वो कह रहे थे मुझे तो मैदान दिशा जाना है, या आप लगे फेफड़ा बाहर करके खांसने, आप समझ रही ना। हाँ। ऐसे खांसे कि मालूम पड़े कि 1 किलोमीटर दूर तक आवाज चली जाए तो आपकी पोजीशन आउट हो जाएगी। बिल्कुल। आपने सावधानी बरती, मेडिकल, और वो तैयार रहते थे, तैयारी की हालत में। सूचना आई और 30 सेकंड के अंदर आप कार बाउंड हो गए और गंतव्य पे पहुंचने में जितना भी वक्त लगेगा। फिर ये नहीं है कि आप गाड़ी में हवा भरने लगे और डीजल भरवाने लगे और फिर आप जो है साज सज्जा की तैयारी करें, इसका मतलब आप गंभीर नहीं है। तो आपका जो किलर इंस्टिंक्ट हो, किलर इंस्टिंक्ट ऐसा हो, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। आज ये फैसला हो जाए, या तो एक ना एक को ऊपर जाना ही जाना है। और तब इसको आपने प्रैक्टिस किया एंटी डेकॉइटी के बहुत अच्छे से। श्री राधे श्याम जी, एमडी मेनन साहब, ओंकार शर्मा साहब, केडी शर्मा साहब, हमारे बीपी सिंगल साहब, ये खुद मौके पे खड़े होकर के लीड करते थे फोर्स को। ऐसा नहीं कि अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके या दूसरे, वही मौके पर रह करके लाउड हेयर लगा करके मार्गदर्शन करते थे। इनकाउंटर शुरू हुआ शाम के मान लीजिए 4 बजे, अंधेरा होने लगा 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बज गए। अब फोर्स को तो ऐसे बिना खाए पे लंच लेकर के जिसको कुछ मिला नहीं, तो इसका ध्यान रखा जाता था कि मेस में तुरंत पूरी सब्जी ये जो कुछ भी हो बन करके फूड पैकेट्स। तो आपके बुंदेलखंड में ये हो रहा था, फूलन देवी एनकाउंटर, वहां पे पैकेट्स जा रहे थे। फूलन देवी ने शायद उनके गैंग ने देख लिया, मुस्तकीम ने गोलियों की बौछार कर दी ऑटोमेटिक वेपन एलएमजी से। और हमारे रामायण सिंह एसओ कदौरा थे शायद, उनको पेट पे गोली लगी, वो घायल हो गए। इसी तरह से 2-3 सिपाही भी घायल हो गए। अब जब अपने फोर्स का खून दिखाई पड़े, मैं ये कह दूं कि हम बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। इतना ज्यादा डिमोरलाइजेशन होता है अपने कर्मचारियों का रक्त देख करके, और कैजुअलिटी भगवान न करे किसी को देखना पड़े, आदमी हिल जाता है, आदमी हिल जाता है। तो पूरा मनोयोग ईश्वर की कृपा है कि ऐसे दुर्दिन मुझे बहुत कम देखने को मिले, लेकिन जब मिले तो फिर बदमाशों की ही शामत आ गई। फिर किचकिचा करके जैसे कहते हैं कि अब आज इनको निपटाना ही। आपने फूलन देवी की बात की सर, फूलन देवी को ना आपकी गोली लगी ना उनकी गोली आपको लग पाई, लेकिन आपने उन्हें गोली नहीं मारी पर गोली खिलाई। और एक तस्वीर सबके सामने आती है कि आपके सामने फूलन देवी खड़ी हुई हैं जब वो राजनीति में आ चुकी थी, और आप ठाके मार के हंस रहे हैं। एक तरफ एक दूसरे पे गोली चल रही थी, वो उस समय क्या हुआ था सर? उस समय देखिए ऐसा था, हमीरपुर में मैं एसपी था, कई बार गोली चली। जो रामायण सिंह एसओ कदौरा का जो वाकया हुआ वो भी फूलन देवी गैंग से ही फेस ऑफ में हुआ था, गोली चली थी। उसके बाद फूलन देवी ने मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण किया, सांसद बनी। तो माननीय सांसद थी तो मैं आईजीएसटीएफ था, पुलिस महानिदेशक कार्यरत था। तो अब आप देखें क्या सामान्य शिष्टाचार होता था।
वो डीजीपी के यहाँ मिलने आई थी, शायद डीजीपी थे नहीं, उनको प्रतीक्षा की, तो मेरे कमरे में आके प्रतीक्षा की। हाँ जी। और हमने भैया कहती थी मुझे, हाँ। भैया आज सर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ दवा मंगा दो। हमने तुरंत डिस्पेंसरी से डिस्प्रिन की गोली मंगाई, 2 बिस्किट मंगाए, चाय मंगाई, उनका दीजिए, अब खाइए इसको, अब फिर खाली पेट नहीं। क्योंकि ईश्वर की लीला तो देखिए, कभी आप, मैं SLR से, LMG से, और आप उस तरफ से स्वचालित हथियारों से हम पे फायर, आज डिस्प्रिन खा रही हैं आप मेरे दफ्तर में, तो ईश्वर की क्या लीला थी ये भी देख लीजिए, संजोग ही था इसमें। आप अगर सामने और STF की बात ना हो तो कहानी अधूरी है। उत्तर प्रदेश में STF अस्तित्व में कैसे आई, ऐसी क्या घटना हुई थी जिसने आपको हिला दिया? STF का गठन 95-96 के आसपास, जब फास्ट मूविंग क्राइम शुरू हुआ। पहले तो ये था कि डकैत है, डकैत नहीं तो मान लीजिए ये बैंक रॉबर्स है, रोड होल्ड अप है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, जबरन धन वसूलनी, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई, मोबाइल टेलीफोनी आ गया, पेजर सिस्टम्स आ गए, आपकी फास्ट मूविंग कार्स, हमारे पास तो धक्का परेड वाली जो थी महिंद्रा की जी, उनके पास डेवू सिएलो की जो श्री प्रकाश शुक्ला के पास थी, उस तरीके की कार्स, आप उनके पास वेपन्स देख लीजिए, उनके पास है उजी सब मशीन गन्स और AK-47, और हम लोगों के पास तो 303 चलती थी, SLR 7.62, SLR भी बहुत लिमिटेड थी। तो एक जो मिसमैच हो गया पुलिसिंग में और क्राइम में, वो उनके क्राइम के पास पैसे कमी नहीं। आज भी सर वो हमसे बहुत एडवांस होते हैं, अब नहीं क्रिमिनल होते, अब नहीं होते, अब वो गेम चेंजर आ चुका है। मतलब पुलिस में मानते हैं कि वो जीप नहीं दिखाई देती जो फिल्मों में दिखाई देती थी कि वो चल रही है, रुक गए और वो लोग चले गए। भूल जाइए, खैरियत मनाए अपनी, पुलिस के पास फास्ट मूविंग कार्स हैं, अच्छा, वो इक्विपमेंट और वो फायर पावर है जो उनको तो छोड़ दीजिए, शायद अच्छे आर्मीज के पास नहीं होगा। हमारी पुलिस के पास क्या नहीं है? नाइट विजन डिवाइसेस नहीं है, इंफ्रारेड इमिंग डिवाइसेस नहीं है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बुलेट प्रूफ जैकेट्स, और ये मान लीजिए सेंसर थर्मल इमेजर्स। अगर किसी होटल में जाना है और मालूम पड़ा कि इस कमरा नंबर में है, हमें मालूम पड़ जाएगा इसमें कितने लोग हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन वॉशरूम में है, कौन डेस्क के पास है, और फिर जब असॉल्ट टीम जाएगी, जैसे बाकी मैं नहीं बताऊंगा, वो मालूम पड़ा कहाँ पर एकदम से आक्रमण कर देना है। तो ये टेक्नोलॉजी ने हमको इतना सुख दे दिया। टेक्नोलॉजी अगर हमारे, ये तो सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, साइबर के अगर वो आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के ऊपर आ जाए, तो जो काम पहले मैनुअल होता था, अब आपको तुरंत ये जान के खुशी होगी कि मैं तो जाके कहीं से, जो जेम्स बॉन्ड वाला एनालिस्ट नोटबुक था STF, जब कोई जानता भी नहीं था, तब हमने उसको दस्तयाब किया। कैसे किया इसको प्रकाश में बताना उचित नहीं होगा, लेकिन हमने लिया। तो आपका जैसे सैकड़ों का डेटा था, हम मैनुअली न करके हमने उसको डेटा को डाला, सेकंडों में मालूम पड़ जाता था। और उसके बाद आप देखिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। पहले कहा था कि अगर पुलिस अधिकारी कुछ पढ़ लिख जाए तो पुलिस के लिए बेकार हो जाता है। अच्छा, पुलिस अधिकारी को चाहिए मजबूत हो, 500 दंड लगा सके। आज तो टेक्निकली जितना अच्छा उतना आज अच्छा। अगर टेक्निकली आप साउंड नहीं है तो 500 दंड लगा, चपरासी की भी जगह नहीं मिलेगी, वाटर बॉय की भी जगह नहीं मिलेगी आपको। इसीलिए हमारे जो लड़के लड़कियां जो IT प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, उन्होंने एक नाम रोशन कर दिया है। और ये जितना भी ये आपको बताया ना, आगे जब चलिएगा, पंजाब टेररिज्म के बाद जब ये आया, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन और इस तरीके के जो स्वयंभू अपने को समझते थे कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, जब उनकी खातिर तवाज़ो थाने में हुई, तो जब ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजने लगा, जब किस्से आने लगे, और चाहे चरमपंथी कोई भी हो, कहीं का भी हो, बातें उनकी 9 लाख की सुन लीजिए। 48 घंटे के बाद, या मैक्सिमम 72 घंटे के बाद, आप जैसा चाहें आप उनसे आप सुन लीजिए, वो पूरी चीज। वो तो ड्रग्स का कुछ नशा, कुछ जुनून, कुछ पुलिस का जो पूछताछ का तरीका। अब पूछताछ के तरीके में सब तरीके के आते होते हैं। एक तरीका आपका होगा, एक तरीका आपका होगा, लेकिन मेरा तरीका आप वाला नहीं होगा। 3rd डिग्री होती है। अगर मैं ये कह दूं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा, क्या 3rd डिग्री होती है सर? मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मैंने किताब लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस, राइट, और उसको अलंकरण भी मिला है। एक जमाना था जब मैं दिल्ली में आता था मानवाधिकार के कॉन्फ्रेंसेस में, तो मैं कहते सर आप यहाँ कैसे आए? मतलब कि भाई मानवाधिकार का, कहते मानवाधिकार कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आपकी तो शोहरत आम दूसरे तरह की है। आप तो मानवाधिकार, अगर नॉर्थ पोल है तो आप तो साउथ पोल है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छा बदनाम हो रहा। अच्छा, हाँ, मैंने कभी 3rd डिग्री की नहीं, लेकिन मैं ये कह दूं 3rd डिग्री नहीं होती है, वो एक सफेद झूठ होगा। 3rd डिग्री होती है और खूब होती है, लेकिन इसके ऊपर पुलिस नेतृत्व को कम करना चाहिए। और मैं बताता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, आज टेक्नोलॉजी आपके पास ऐसी है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट
आपकी ब्रेन मैपिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, सिवाय इसके कि आपने शब्दों का क्या इस्तेमाल किया, सब कुछ तो आपको टेक्नोलॉजी दे देगी। आपको किसी को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। वरना जब मैं सर्विस में आया था, उसके लेके करीब 20 साल बाद तक यही होता था कि बड़ा एक सनसनीखेज हत्याकांड हो गया है और इसको वर्कआउट होना बहुत जरूरी, बड़ा राजनीतिक दबाव है कि नहीं होगा तो सरकार के ऊपर बात आ सकती है, डीजीपी के ऊपर बात आ सकती है। तो उनके पुराने जो होते थे हिकमत अमली वाले इंस्पेक्टर, जो हिकमत अमली वाले के कोई भी काम दे दो जाओ, हुजूर केस हाँ वर्कआउट हो गया। क्यों? वहां मालूम पड़ा कि एक महाकवि निराला जी की जो भिखारी या भिक्षु की कविता थी, उस भाव भंगिमा का कोई आदमी बैठा हुआ है, तब किसी ने कत्ल किया है, पूछ लीजिए आप, तुमने कत्ल किया है? हाँ साहब मैंने किया है। हथियार कहाँ से लाए थे? हाँ बाजार से खरीदा था। क्यों किया था? अच्छा पता नहीं क्यों, कि हमको किसी ने 10,000 रुपए दिए थे, किसी ने कहा था, उसके बाद मैंने देखा नहीं। अब जब फिएट कार 20,000 की आती है, मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, अच्छा। तो आधी फिएट कार उनका जाके इनका काम करना है, उन्होंने ही ला करके ये भी दिया और मैंने कर दिया। लेकिन मैंने देखा उसके बदन पे तो मालूम पड़ा जैसे कि लाल दवा से नहलाया। हमने कहा ये चोट कैसे लगी? तो सर वो रिक्शे से आ रहा था, गिर पड़े, रिक्शे से आए गिर पड़े, या किसी ने यहाँ थाने में सेवा की तो लगा रोने। अच्छा तब लगा रोने। उनका साहब ईमानदारी की बात ये है, यहाँ आकर के जितना इन्होंने मारा कूटा इतनी तो मार मुझे जिंदगी में नहीं पड़ी। अच्छा। और इंस्पेक्टर साहब ने कहा अबे बोलता क्यों नहीं कि तूने इनको मारा? अरे सरकार, हमने उनको भी मारा है, गांधी जी को भी मारा है, हमने कैनेडी को भी मारा है, हमने इब्राहिम लिंकन को भी मारा है, और किसी का नाम मारा, हमें सरकार यहाँ से निकालो। आप समझ सकती हैं कि वो जो एक्सट्रैक्टेड कन्फेशन है वो पाप है, अनप्रोफेशनल है, और उससे कभी कोई रिजल्ट निकला नहीं। इसीलिए सामान्य पुलिस का कन्विक्शन रेट 25% भी नहीं है, 75% जो है फेलियर है। एसटीएफ का कन्विक्शन रेट 90% प्लस है, क्योंकि वो प्रोफेशनल करते हैं, थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करते हैं, और एविडेंस बिल्कुल साउंड और पुख्ता होता है। सर, एक आम आदमी के लिए क्रिमिनल होता है, लेकिन आपने अपनी पूरी जिंदगी में इस नौकरी में सबसे क्रूर क्रिमिनल कौन सा देखा है, और ऐसी क्या बात है जो आपको अंदर तक हिला गई हो कि आदमी ये भी कर सकता है? मैंने ऐसे ऐसे विभत्स क्रिमिनल साइकोपैथ्स देखे हैं जो कनपटी पे हथौड़ी मार करके बच्चियों से रेप करना, खासकर यूं करना एक परवर्शन है। कि 16 साल से कम की बच्ची हो, रेप के बाद तेजाब से नहला देना, इस तरीके के। महावीरा डकैत एटा का, कि नाव पे जा रहा है, सब इंस्पेक्टर उसकी पत्नी जा रहे हैं, बीच नाव में आकर के उसने पहले तो सब इंस्पेक्टर को गणासे से काटा, पत्नी के साथ रेप किया, फिर उसकी भी हत्या की। तो जो मेंटल केसेस जो होते हैं, परवर्शन। इसके अंदर गुड्डू पहाड़ी लखनऊ में, अब आपने एक गोली मार दी, बात खत्म हो गई। लेकिन फिर आप जाकर के 6 कदम जाकर के, उसका मोडस ऑपरेंडी यही था, फिर लौट करके 4 गोली और मारी, परवर्शन। और बताया ही जाता है, लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी चूंकि यही था जो लोगों ने बताया, उसी की वजह से वो गुड्डू पहाड़ी पकड़ा भी गया जी, पकड़ा भी गया था। और इस तरीके का परवर्शन, जैसे मुझे 2-3 क्राइम से मुझे सख्त आपत्ति है। हाँ जी। एक तो ये है कि बच्चियों को जो तेजाब डालते हैं, दूसरा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, वो समझते हैं कि ये बड़ा पुण्य का काम है, तो उनको औकात उनकी बता देना कितना पुण्य है, तो पुण्य का जो है अब लाभ भी लो, पुण्य लाभ भी लो। और हम बता देते हैं कि पुण्य नहीं, तुमने वो पाप किया है, तुम इस काबिल नहीं रहोगे कि तुम जिंदगी नॉर्मली जिंदगी जी सको, अगर जिंदा रहे तो। अगर जिंदा रहो, क्योंकि जेल जाने में, जेल के अंदर और फिर कोर्ट जाने में अक्सर हादसे हो जाते, कईयों के हुए। नूर मोहम्मद वही थे कि जो बड़ा पुण्य कमा रहे थे, और जब लखनऊ जेल से पेशी में जा रहे थे तो इंस्पेक्टर एसटीएफ अविनाश मिश्रा की पिस्तौल छीनने की कोशिश की, कशम में वो मार दिए गए। विकास दुबे थे, यही थे, वो भी जा रहे थे, अब दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी पलट गई। ऐसे कितने केसेस हैं। ये गाड़ियां पहले क्यों नहीं पलटती थी? खूब पलटती थी, लेकिन तरीके थोड़े दूसरे थे। ऐसा नहीं है कि तब पलटती नहीं, तब ज्यादा पलटती थी। अच्छा, तब ज्यादा पलटती थी। लेकिन तब जो है, एक होता है, देखिए, एक अनाड़ी है जैसे, जिसको किसी की हत्या करनी है, वो जाएगा, एक गणासा लेगा और गणासे से 50 टुकड़े करेगा, अपना भी खून खराब करेगा, कमरे की कालीन भी खराब करेगा, दीवालों पर चीटाएगा। और एक आदमी आएगा और वो चुपचाप रात को इंसुलिन का डबल डोज आपको लगा देगा।
कोई पोस्टमार्टम पकड़ भी नहीं पाएगी, न हींग लगे न फिटकरी, काम आपका पुख्ता। तो हर चीज के करने के तरीके होते हैं। तब भी होते थे, ऐसा मैं कह दूं, गाड़ियां तब ज्यादा पलटती थी, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तब मीडिया में छाने की कोई क्रेज नहीं थी, बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, और तब ये होता था जब घर में लौट के अक्सर आता था तो पर ये आप क्या करिए, अखबारों में क्या क्या निकल गया, आप क्या क्या करते रहते हैं आप। उनका ये सब झूठ है, इसको मत पढ़ा करो। सर फेक एनकाउंटर्स होते हैं? फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं, तभी तो इतनी जांचें होती हैं, इतनी सजाएं हुई हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है, लेकिन होते हैं, फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं। और उनको करने के पीछे जो कारण है, एक तो ये है कि रिश्वत लेकर के, हाँ जी। एक दूसरा भेदभाव, और एक होता है ना तजुर्बेकारी। बिल्कुल। ना तजुर्बेकारी का आपने बताया है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले पुलिस ऑफिसर्स को सोच समझ करके मुखबिर की बात माननी चाहिए। हाँ। तब एक गैंग चलता था D39, हाँ जी, विद्याराम गैंग, बाह थाना आगरे में छत पे चढ़ करके नाचते हुए पुलिस वालों को गाली देके भागा। अच्छा। अब पुलिस वालों का चुनौती हो गई, D39 विद्याराम गैंग को मारना ही है। खबर आती है एक कप्तान साहब को कि साहब गैंग मिल गया, आ जाइए। गैंग मिल गया, जैसे गोली चलती, गोली चली, अब वो मारा गया, मार दिया गया। उसके हाथ पे लिखा भी था विद्याराम। अच्छा। लोग बताते हैं, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए ये मत समझिए कि मैं तुम कहाँ काम करते हो, गैंग में। अरे गैंग में, हाथ पे लिखा भी है विद्याराम। ले चलो भाई। और जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ कुछ मुझे बताया जाता है, जितनी बात सुनी उतनी बता रहा हूं। कितनी सच है कितनी झूठ है, इसका मूल्यांकन आप कीजिएगा। उसके बाद जो मालूम पड़ा, गैंग में काम करता था, लेकिन PWD के गैंग में काम करता था, डकैत के गैंग में नहीं। मुखबिर ने रिवॉर्ड के चक्कर में, विद्यानाथ नाम था, तो विद्याराम चलो हम गुदवा देते हैं, और पुलिस वाले देखा कि विद्याराम छपा हुआ है, गैंग में कह रहा खुद मैं गैंग में काम करता हूं, और मार दिया। ये फेक एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और एक इंसान की जान चली गई। बेगुनाह की इंसान की जान चली गई। उस पे खैर मुकदमा लिखा, लोग जेल भी गए, और जाना भी चाहिए था। ऐसी जो है मूर्खतापूर्ण काम करना, अनप्रोफेशनल काम करना, मर्डर करना, तो उनको तो सजा भोगनी चाहिए थी। मुझे मालूम पड़ा कि शायद उनको सजा भी हुई थी। मैं सर एक नाम लूंगी, और ये बहुत ज़रूरी है इस विषय में जानना, क्योंकि इसके साथ शासन, प्रशासन और आज और कल जुड़ा हुआ है। अतीक अहमद। लिखत पढ़त में सर इस व्यक्ति के ऊपर, इस क्रिमिनल के ऊपर 176 से लेकर 77 मामले थे, जिनमें कोई कार्रवाई ऐसे नहीं हुई, और उसमें 60 से ज़्यादा हत्या के मामले थे। उनके जजमेंट को देते हुए जज कांपते थे, 11 तो चुप हो जाते थे, 12वां क्या करते थे कि जमानत दे देते थे। आपने अतीक अहमद को भी देखा है सर, आपने वो स्थिति भी देखा है जब उनकी पत्नी आपके पास आई अपने छोटे से बेटे को लेके, अशद को, और आपको बोला कि मुझे बेबा नहीं होना है। वो अतीक अहमद सर कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए और सरकारों के लिए? चैलेंज तो बहुत बड़ा था। आपने कहा साइकोपैथ किलर, तो वो साइकोपैथ किलर था। हाँ जी। और जैसे ही मैंने DGP का चार्ज लिया 2007 में, इसके भाई अतीक और अशरफ ने यतीम खाने में जा करके कब्जा किया, बच्चियों को लेकर के गैंग रेप करवाया और मदरसे पे कब्जा किया। अब सत्तारूढ़ लोग थे, लोगों ने कहा कि साहब, हमको भी मशवरा देने वाले एक से एक लोग थे कि साहब और तमाम चीजें उनकी तरफ देख लीजिए, इसकी तरफ वैसे एक्शन होता नहीं। हमारे एक बैचमेट थे, बड़े पवित्र, अब स्वर्गीय हैं, CM भट्ट, उनका विक्रम, तुम DGP बन गए, अब तुम चाहे 24 घंटे रहो या तुम 4 साल रहो, गलत काम तो करना मत, और चाहे आज हट जाए तब भी फॉर्मर DGP रहोगे, और 4 साल बाद तब भी, लेकिन इज्जत वाला काम और सही काम करके कीर्तिमान स्थापित कर देना। मुझे वो बात एकदम से फ्लैश और अपील कर गई। नहीं कहा तो तब भी मैं करता, लेकिन मेरे अंतर मन को उससे रीइंफोर्समेंट मिला कि आज तय हो जाए विक्रम सिंह। अब ये बिल्कुल छोटी बात, DGP रहे या न रहे, ये माने नहीं रखता है, आज इसका हिसाब ही होगा। फिर हमने लगवा करके इनकी कराई बहुत कायदे से, बुलडोजर चलवा करके, इनकी खातिर बहुत कायदे से, इनको मफरूर घोषित करके, मुकदमा लिख करके, कि आपने क्या मुख्यमंत्री से, क्या मुख्यमंत्री बात करने की जरूरत नहीं है इसमें, ये एक हमारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी पावर है, ये स्टेशन अफसर कर सकता था। अब मैं कह रहा हूं कराओ इसको, गैंगस्टर का मुकदमा और कार्रवाई। अब इनको लग गया कि इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल किया। एक दिन के अंदर, विदिन 24 आवर्स मैसेज आता है कि इनकी बेगम मिलना चाहती। हमने कहा ठीक है, सांसद की बेगम है, जरूर मिल सकती हैं। ऑफिस पे मैं मिला, शाइस्ता
हाँ, शाइस्ता परवीन हाँ, शायद नाम हाँ, था, ये शाइस्ता। हाँ, शाइस्ता और अपने बेटे असद को, छोटा सा बच्चा था, मासूम, बड़ा प्यारा बच्चा था। हम्म, तो आई बैठी थी, जैसे मैं वहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे 2 कुर्सियाँ लगी हैं। हम्म, उनका, आप मेरे वालिद या बड़े भाई की तरह हैं, मैं बेवा नहीं होना चाहता। उनका कौन चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूँगा। हम्म, लेकिन अगर कोई मस्जिद है आपको बेवा बनाने में, इसका फैसला हम्म, आपके शौहर करेंगे, हम्म, न मैं करूँगा न आप करेंगे। हम्म, अपने शौहर को एक आसान और मुफीद मशवरा दे दीजिए हम्म, कि कानून अगर तोड़ेंगे, हम्म, वो भूल जाएंगे जुल्म क्या होता है, हम्म, एट्रॉसिटी क्या होती है। हम्म, आई विल बी सिनोनिमस टू एट्रॉसिटी। हम्म, होम्योपैथी में मेरा ज़्यादा विश्वास है नहीं, हम्म, और होशियार को इशारा काफ़ी है। हमें फिर असद बेटा तुम उधर बैठो, ये कुछ बातें थोड़ा, हम्म, अब वो भावावेश में तो आ ही गया था। मेरा बेटा तुम वो घर से बच्चों की चॉकलेट वगैरह रहती, किताबें, मेरे बेटा पढ़ो, थोड़ा दूर पे बैठा के फिर हमने बातचीत की। उनका इसका फैसला आप कर लें, और मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर रास्ता बदल दिया, मेरी तरफ से आपको कोई फोन भी नहीं जाएगा, और नहीं है, ये मेरा चैलेंज है, आप जाकर के कहीं दुनिया किसी कोने में छुप जाएं, मेरा STF का रिकॉर्ड भी देख लीजिए, आप कहीं सुरक्षित नहीं रहेगा, न सिंगापुर में, न नेपाल में, न दुबई में। हमारे काम करने के तौर तरीके ऐसे हैं, आई हैव नेवर फेल्ट हेल्पलेस, मैं असहाय अपने को कभी समझता नहीं हूं। जिसने खिदमत का मौका दिया, तो वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा सेवा हो गई उसकी। आपने अभी एक बात कही सर कि कहीं पर भी हो, अगर मैं अपने पे आऊंगा तो वो जांच भी होगी और न्याय भी होगा। आज जब आपने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया, जब अतीक अहमद मरा, उसका भाई मारा गया, तब इनकी पत्नी को ढूंढने की बहुत कोशिश की जा रही है आज तक। तो सर, ये जज्बा जो आपने दिखाया, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी फोर्स में, इतने एडवांस इक्विपमेंट के साथ, वो क्यों नहीं मिल रही है? इच्छा शक्ति हो तो हर चीज संभव है। आप मानते हैं इच्छा शक्ति नहीं है? मैं बिल्कुल मानता हूं, और मैं कारण भी बता देता हूं। संपत्ति जब होती है, पुलिस की भाषा में उसको कहते हैं लावारिस, ला दावा, या समझ लीजिए कि अब बहुतों की लॉटरी लग गई है। इसके पीछे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, इसके पीछे जो अरबों खरबों की संपत्ति है, उसकी लूट खसोट है। अगर असली वारिस आ गया, तो फिर हमारी लॉटरी कैसे लगेगी? बिल्कुल। और हमारी लॉटरी अगर लगनी है, तो परवीन को सामने नहीं आना है। इसलिए जब तक उसकी संपत्ति खल्त मल्त नहीं होगा, परवीन सामने नहीं आ सकती है। हम ही दबा देंगे उसको, मैं ही दबा दूंगा उसको। जमाने बाद जो है रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ, लॉटरी लगी है, और ये आ गए दूसरी कॉम्पिटिटर कमाई की। मतलब जब ये खाली हो जाएगा, वो अपने आप एक पिक्चर में आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएंगी। जब हर चीज तो ठिकाने लग जाए प्रॉपर्टी, या फिर जो जिन्होंने ठिकाने लगा रहे हैं, वो अंतर तृप्ति उनको प्राप्त हो जाए, तो जब बिल्कुल ठीक है, जब अंतर तृप्ति आ गई, तब उनका प्रागट्य होगा। एक छोटा सा गुंडा जो अपने गुरु को ही मार देता है, और वो गुंडा इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, उसमें कब्जा करने से लेकर के सारे काम करने लगता है, फिर वो राजनीति में आ जाता है, फिर वो माननीय सांसद कहलाने लगता है। मैं आपसे सर ये फॉर्मूला पूछना चाहती हूँ कि ये जो माफिया राजनेता बन जाते हैं, कौन से बड़े फैक्टर होते हैं कि इनको इतनी बड़ी जगह दे दी जाती है? ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं कि ये पॉलिटिक्स में बहुत आसानी से आ जाते हैं? इकोनॉमिक्स तो, अरे नहीं, इससे सबसे बड़ा रुपया। आप देखिए, क्रिमिनल तब तक है जब तक 2-3 करोड़ का आदमी है। हाँ। जिस वक्त 10 करोड़ का हो गया, तो वो तो युवा हृदय सम्राट, गरीबों का मसीहा, रॉबिन हुड। हाँ, रॉबिन हुड। वो तो फिर वो तो डकैती तो यही करते थे। 10 डकैती डाली, 1 करोड़ कमाया, 10 लाख के गरीब बच्चियों की शादी कर दी, एक मंदिर बनवा दिया, भंडारा करा दिया। अरे साहब, रॉबिन हुड इन्होंने भी यही किया। 100 करोड़ की डकैती ठेके पे हत्याएं करा दी, और 1 करोड़ का दान पुण्य कर दिया, गरीबों के मसीहा। और उसके बाद त्योहारों पे कंबल और साड़ी बंटवा दी, और कुछ बच्चों को वजीफा दे दिया, कुछ जगह जो है भोज करा दिया, हो गया काम आपका। और आज भी दुर्भाग्य इस देश का ये है, ये इनको आप माफिया आप कह रही हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये किसी के कमाऊ पूत भी थे। बिल्कुल। या कमाऊ पूत अगर थे, आप क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे आपके संस्कार क्या है कि जिसकी आम ख्याति नहीं है, आम ख्याति अच्छी नहीं, उससे दूर बना के रखिए। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो ये कहा जाता ये लड़का बड़ा आवारा है। क्यों? चाय पीता है, उपन्यास पढ़ता है। आज अगर लड़का सिर्फ चाय पिए, उपन्यास पढ़े, तो पूजा जाएगा, चाय ही पीता है, और शरीफ है, बहुत शरीफ है। हाँ। और अब इनको अगर आप ये कहें कि हम इनके कुत्ते से अगर हाथ मिला रहे हैं, तो विभाग को क्या संदेश जा रहा है? इस तरफ देखने की जहमत न फरमाइए, वरना करियर हो जाएगा चौपट आपका।
और ये कहते गरीबों के मसीहा, हम्म गरीबों के हमदर्द, हम्म बहन बेटियों के महफूज रखने वाले। हम्म तो जब आप खुद ही कह रहे हैं कि कमाऊ पूत हैं, अब ये मान के चलिए कॉमन सेंस है कि हजारों करोड़ आपने नाजायज कमाए और 100-200 करोड़ अगर आपने आकाओं को पहुंचाया, तो इक्वेशन और इकोनॉमिक्स बिल्कुल साफ है। ये लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स है। और माफिया की डेफिनेशन ही यही है कि जब उसकी औकात ऐसी हो जाती है कि वो गवर्नेंस में हस्तक्षेप करने लगे, तब मान लीजिए कि माफिया आ गया। यूनाइटेड नेशंस का ये डेफिनेशन है। यही चीज माफिया की विंग की भी है। 2-4 करोड़ में तो उठाई दी रही है, लेकिन जिस वक्त 10-20 करोड़ ऊपर हो गया, ठीक है, हम भी बड़े बड़े वकील करेंगे, आप सजा करके दिखाइए। और लोग कहते भी थे, बुंदेलखंड में आपने सुना भी होगा कहा कि फसल कैसी हुई, हाँ, इतनी अच्छी फसल हुई कि हम 2 कत्ल करके बच सकते हैं, 3 कत्ल करके बच सकते हैं। ये तो हुई बहुत छोटे लेवल पे, लेकिन अगर उसी का 1000 गुना आप कर दीजिए, तो मतलब कि 1 इलेक्शन या 2 इलेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज जो है निर्वाचन, तो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब दिया तो राष्ट्रपिता दिया, जब दिया तो गुलजारी लाल नंदा दिया, जब दिया तो इस तरीके की विभूतियां दी, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ देता है, कि जिनका नाम लेना भी मैं औचित्यपूर्ण नहीं समझता। एनकाउंटर्स होते हैं तो हम जो फिल्मों में देखते हैं कि एनकाउंटर हुआ, पूरे साज सज्जा के साथ निकल रहे हैं, अधिकारी सब निकल रहे हैं। मैंने सुना आपने चप्पल में भी एनकाउंटर कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल किया है। जैसा होगा टेरेन, वैसे ही होगी आपकी भाव भंगिमा। अच्छा। कैमोफ्लेजिंग और फील्ड क्राफ्ट का ये मोटा है कि जिस तरह की आपका एरिया हो, उसी भाव भंगिमा में आप आ जाएं। चप्पल की बात तो इसलिए अप्रासंगिक है क्योंकि अगर दंगा हो रहा है, आगजनी शुरू हो गई, गोलियां चल रही हैं, आपके पास विकल्प 2 हैं। पहला विकल्प, आप जैसे थे, और एक जो सैनिक होता है उसके वाहन पूरी तरह से सुसज्जित हो। वहां पर हो सकता है आपको मादक पदार्थ न मिले, विस्की न मिले, लेकिन आपकी राइफल, आपकी स्टेन, आपकी पिस्तौल, आपका स्टाफ हमेशा 24 घंटे तैयार है कि आप दौड़ के जाएं और गंतव्य पे आप सेकंडों में पहुंचें। दूसरा विकल्प ये है कि आप जा करके कहें कि हमारी वर्दी तैयार की जाए, एक दफा इस्त्री किया जाए, और जो 25,000 के जूते आते हैं घुटने तक के, उसको पहना जाए, जिसको कि 2 आदमी पहनाएंगे कि हाँ चलो जहूर मियां जूते पहनाओ, चलो सुशील इसको पहनाओ। 10 मिनट उस पर चले गए। फिर वर्दी पहनी आपने, वर्दी पहनने के बाद अपने जो है स्टार, एपॉलेट्स और हर चीज को मजवाया। 15 मिनट और गए। आप क्या समझती हैं कि जो दंगाई है, डकैत है, रॉबर है, वो आपका इंतजार कर रहा है गुलदस्ता लेकर के और चाय का फ्लास्क लेकर के? क्या आप तैयार होके आएंगे? तैयार होके आएंगे, फिल्मी हीरो की तरह एंट्री होगी, नगाड़े बजेंगे, पुष्प वर्षा होगी, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सैनिक हैं तो जैसे थे कि एक दशा होती परेड का कमांड, जैसे थे अपनी गाड़ी में सुसज्जित होके तुरंत पहुंचिए, वायरलेस पे कह दीजिए आसपास के सभी थानों की फोर्स, पुलिस लाइन का रिजर्व वहां पर पहुंचे, वहां दंगा हो चुका है। और जब आप पहुंचे तो नेतृत्व करे आगे से, पीछे से नहीं कि वृक्षों के ऊपर बैठ के अपने कार्यालय से परिपक्व मार्गदर्शन कर रहा हूं। मार्गदर्शन अगर आप घटना स्थल पे नहीं है और आगे नहीं है, फिर कह रहा हूं पीछे नहीं, आगे नहीं है, तो आपका नेतृत्व जो है कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप बहुत कड़क अधिकारी रहे हैं, चाहे वो कप्तान रहे थे तब भी, शुरू में आए तब भी, आपका पूरी कहानी किस्से बहुत हैं। एक कड़क अधिकारी होने के नाते कभी राजनीतिक दबाव आया है? किसी नेताजी ने फोन किया हो कि आए हैं, जरा इनका ध्यान रख लेना? हाँ, क्यों नहीं, आते हैं। क्या हुआ था? लेकिन वो इस तरीके से आते हैं, जैसे एक तो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, और एक जिसमें राजनीति का जिसको आप चाहती हैं, तो दोनों अलग थे। एक जिले में एसएसपी हूँ, एक राजनेता सत्तारूढ़ दल के, और उस पद पे जो मैं कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो उचित नहीं होगा उनका, कि सर वो एक आदमी है, मैं उसको भेज रहा हूँ और उसको गलत इल्जामात लगाए गए हैं, उसको जरा देख लीजिएगा। तो मैं बिल्कुल देख लूंगा। वो आया, नाम बताया उनका, भाई तुम्हारा नाम तो मुझे कुछ पहचाना भी लग रहा है। हाँ। हमने गैंग चार्ट्स निकाले, उनका ये सीरियल नंबर 6 पे जो आप हैं इस गैंग जी हैं, कई सब फर्जी है सर, तो आपके ऊपर तो इनाम भी है। हाँ, इनाम भी है, और आप मेरे पास आ गए हैं, एसएसपी के दफ्तर में आ गए हैं। फिर मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली को फोन किया। पहले तो हमने घंटी दी कि ये भागने की कोशिश करें तो यहीं पे निपटा देना। आपको तो ख्याल रखने के लिए कहा गया था। हाँ, ख्याल ही तो रखना हूं मैं। अच्छा। इंस्पेक्टर साहब है, हमने कहा देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसका नाम ये है, ये सीरियल नंबर 6 इस गैंग का मेंबर है, इतना इनाम है, आप ले जाइए, देख लीजिएगा। तो वो ले गए, मैंने तो कहा देख लीजिएगा। फिर नेताजी का फोन आया दोबारा? नहीं। उसके बाद मुझे शाम को हमने पूछा, भाई इंस्पेक्टर साहब उसका क्या हुआ?
उनका साहब वो तो जब मैं ले जा रहा था वो तो बड़ा ठसक में था, उसने मुझसे कुश्ती में मेरा हथियार खींचने की कोशिश की, मुठभेड़ वो मार दिया उसको। अच्छा। उसके बाद नेताजी का फोन आया कि सर आपने, भाई साहब ने तो अच्छा देख लिया उसको। मैंने कहा था आप देख लिया, आपने तो एडजस्ट कर दिया। तो मुझे हंसी ना, तबादला हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, तबादला नहीं हुआ। अच्छा। तबादला नहीं हुआ। अच्छा। तबादला अगले बार हुआ। अच्छा। एक और महानगर में था, दंगा हो गया। तो दंगा हो गया तो कायदे से पीएससी लगा दी, दंगाइयों की खूब सेवा करके भेज दिया जेल। और इतनी सेवा हुई कि लोग आज भी याद करते हैं कि अगर कोई सेवा हुई है तो तभी हुई थी, वरना उसके पहले और बाद में हुई नहीं। और तमाम जो प्रिकॉशंस होते हैं। नेताजी का फोन आया था कि देश में नंबर 2 का उनका था, नंबर 2 उनका स्टेटस था। आप भाई साहब, आप नहीं, कप्तान साहब आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं। उनका मैं जानना चाहूंगा क्या जुल्म कर रहा हूँ। हमारे इलाके में आपने पीएससी लगा दी है, तो मैं जानना चाहूंगा आपका इलाका कौन सा है, और आपके इलाके में पीएससी न लगे ये मैं जानना चाहूंगा कि कोई शासनादेश है, उसकी प्रतिलिपि मुझे भेजने की कृपा करें, क्योंकि मेरी जानकारी में, मेरे इल्म में ऐसा कोई शासनादेश नहीं है। उनका रिवायत ये रही है कि नहीं लगती, इनका रिवायत की बेसिस पे हमारा विभाग नहीं चलता है। और जब रिवायत ये भी रहती है कि आप मुझे इज्जत देंगे, आपने किसी रिवायत का पालन नहीं किया, मेरी गाड़ी पे ग्रेनेड फेंका, मेरे कर्मचारियों के ऊपर कातिलाना हमला किया, मेरे कर्मचारियों की वर्दी फाड़ी, और आप मुझसे उम्मीद करें कि मैं रियायत का पालन करूंगा। एक मिजाज है हम पुलिस वालों का, जो आप देंगे उसका सवाया करके लौटाएंगे जरूर। उधार न बात का रखते हैं न किसी चीज का। तो आपने जो दिया हमने सवाया करके लौटा दिया, कानून की परिधि में रहते हुए। तो उनका आपने जो चौकियां खोली हैं, जिससे जो बेपर्दगी हो रही है, जिससे लोगों को मायूसी और दहशत है, आप नहीं हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाऊंगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो कातिलाना हमले हुए हैं और मेरे ऊपर हुए हैं, जब एसएसपी के ऊपर हो गए तो एसएसपी जवाब तो देगा ही, और माकूल जवाब देगा। आजम खान सुपर सीएम कहलाते थे। आज की तस्वीरें अलग हो चुकी हैं, लेकिन उस समय पे कहते थे कि वो एक ऐसे नेता थे कि मुख्यमंत्री की बात को भी टाल देते थे। उन्होंने एक बार आपकी गाड़ी में हनुमान जी लगे हुए थे, उस पे ऐतराज कर दिया, आपने बड़ा कड़क जवाब दिया, कारण क्या रहा? देखिए, पहली बात ये भी थी, आपने जब जिनका हजरत का नाम लिया, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन नाजायज बात मैं सुनने का आदी नहीं हूँ। ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। आप काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई काम न करें कि मेरी और आवाम की नजरों में आपकी इज्जत उन्नीस हो जाए। तो आपने जो बातें फरमाई थी सरासर गैर कानूनी थी, तो नहीं मानी, तबादला हो गया, और तबादला ढूंढ करके ऐसी जगह पे किया गया। लोग कहते हैं ठीक है, ये हमने कोई पट्टा तो लिखा ही नहीं है, पनिशमेंट पोस्टिंग, कोई पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं। अच्छा। आप जहां कोई न जाना चाहे, आप मुझे वहां पोस्ट कीजिए, देखिए मैं जाके 4-24 घंटे के अंदर लेकर के जय हिंद करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ये दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनराउंड, ये मते मर्दा मदद खुदा। अब जो बात आप कर रही हैं, तो उसी दंगे के आसपास लखनऊ में मीटिंग के दौर चलते थे, गाड़ियां कम थी, कर्फ्यू था, तो मैंने कुछ लोगों को, उनके आदमियों को, उसपे कुछ 1-2 लेडीज भी थी, उनको अपनी गाड़ी में भेजा। तुम कहे इस गाड़ी में तो हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। जाके कहा गाड़ी क्या है, ये तो बिल्कुल इन्होंने मंदिर बना रखा है। और भी मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उसमें उस जमाने में सीडी प्लेयर हुआ करते थे, तो उसमें भजन और आरती चलती रहती थी। ये लोगों को कुछ नागवार लगा रहे, मैंने कोई ऐसा कोई काम किया नहीं कि आपको नागवार लगे। गाड़ी मेरी है, तो उसमें कौन सा म्यूजिक बजेगा इसका निर्णय तो मैं करूंगा, आप तो नहीं करेंगे, आप तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा साहब ऐसी गाड़ी थी, तो ड्राइवर से उन्होंने कहा कि साहब ये आप अपनी गाड़ी को सरकारी जो नियमावली है उसके अनुरूप रखें, इसमें मूर्ति का लगना ठीक नहीं है। हमने कहा भाई किस कानून में लिखा है? और मूर्ति कोई ऐसी आदमकत तो है नहीं, छोटी सी आधे इंच की 1 इंच की मूर्ति, और ये कार मेरे पूर्वाधिकारी की थी, उन्होंने लगवाई हुई थी। मैंने तो लगाई नहीं, मैं वैसे भी कहीं मूर्ति लगवाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर से पक्ष अगर किसी ने लगाई है तो मैं हटाऊंगा तो नहीं उसको। तो आपने नहीं हटाई? बिल्कुल नहीं हटाई, ना हटाऊंगा, ये कह भी दे मैं नहीं हटाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। आपने अपने कार्यकाल में और इतनी लंबी सेवाओं में बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। मैं एक नाम लूंगी, योगी आदित्यनाथ। इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? और ऐसा नहीं है कि पहले माफियाओं के लिए कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन माफिया अब क्यों साफ हो रहे हैं? ऐसा क्या था? क्या पुरानों की इच्छा शक्ति नहीं थी, या यहां पे सख्ती से काम किया गया? आपके सवाल के 2 आयाम हैं। पहली चीज ये है कि मैंने वाकई बहुत
अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री होंगे, अगर अच्छे ना होते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। बिल्कुल। लेकिन जिसको फिर वही कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। हम्म। दूसरी चीज ये है, लाभ क्या शब्द क्या है इसकी स्पेलिंग योगी जी को सर्वज्ञ है, लेकिन लाभ क्या है उसकी स्पेलिंग योगी जी को नहीं आती है। अच्छा। मैंने सुना कुर्ते में जेब भी नहीं है महाराज के। और दूसरी चीज ये है, मैं बहुत ही तृप्त व्यक्ति हूँ, मुझे नथिंग टेम्प्ट्स मी, नथिंग अट्रैक्ट्स मी। मुझे न किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, न कोई प्रलोभन है या कुछ मैं प्राप्त करूं, किसी चीज की नहीं। योगी जी महाराज की कृपा है, अक्सर नोएडा आते हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको बुला करके एक प्याले चाय के ऊपर ये वार्ता करते हैं कि भाई कोई और सुझाव हो कि शासन प्रशासन और कैसे अच्छा हो। तो घर हम लोग जाते हैं, उनकी बड़ी कृपा थी कि बुलाया। तो मेरा जब नंबर आया कि महाराज बस एक उद्गार और है, मैं बहुत तृप्त हूँ, ईश्वर ने मुझे इस पापी को बहुत दे जिसका मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपको और शासन प्रशासन को जब मैं देखता हूँ, एक मुझे इच्छा रहती, काश आप मुख्यमंत्री होते और मैं पुलिस अधीक्षक या डीजी होता। उनके आपका बैच कौन सा है? महाराज 1974 तो हंसे और हंसी में बात होगी, लेकिन इस बात को कहने का अभिप्राय यह है कि जो उप संस्कृति और कार्य संस्कृति जो योगी जी ने दी है, पारदर्शिता की, त्वरित न्याय की और निर्भीकता की, वो न मैं आज कह रहा हूँ, न भूतो न भविष्यतो। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है। हालांकि आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। हाँ। कमाऊ पूतों की जब जेबें कट रही हैं, उनकी आमदनी के जरिए समाप्त हो रहे हैं, माफिया बेमौत मारे जा रहे हैं और इस तरीके की गाड़ियां पलट रही हैं, तो लोगों की बहुत पीड़ा होगी। जो जो चैनल 2 की कमाई के थे वो सब खत्म हो गए, तो बहुतों को पीड़ा हो रही, बल्कि मैं कहूँगा बड़ी भारी संख्या में लोगों को पीड़ा। उनको छोड़ दें, आप जब घर जाइएगा 10 बच्चों से, 10 महिलाओं से, 10 पुरुषों से पूछिएगा जो कि असली जिनके पास वो जजमेंट होगा, अगर वो कह दे कि हम वाकई अब अपने को सुरक्षित मानते हैं, अब हम निवेश करते हैं। अभी मेरठ में कोई बैठक हुई थी, तो वहां पर मैनकाइंड फार्मेसी का एक साहब हमने अपनी कंपनी यहाँ से हटा दी थी। आज अब आप आए हैं तो हम कंपनी लगा रहे हैं। और आज अगर यूपी में निवेश लाखों करोड़ों का हो रहा है, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तो योगी जी की आलोचना तो खूब होती है, लेकिन अंततो गत्वा ये है कि खरा सोना 24 कैरेट का अगर कोई है तो योगी जी। मैं अब आपसे ना छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, और वो ऐसे सवाल हैं जो आपके जीवन में रहे हैं और जिसपे आप बहुत मुस्कुराते भी रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता आसानी से? आसानी से नहीं आता है। लेकिन आपने ऐसा थप्पड़ मारा दरोगा के कि उसका दांत टूट गया, ऐसा कैसे हुआ? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जिसको कहते हैं ना कि सांड को लाल कपड़ा दिखा देना। मैंने आपसे कहा था कि मुझे 2-3 चीजें बिल्कुल मुझे सख्त एलर्जी है। बच्चियों पे तेजाब फेंकना, छेड़खानी होना, मुझे इसका मतलब कि पुलिसिंग नाम की चीज आपके यहाँ है नहीं, या आप भी रसिया प्रवृत्ति के हैं। अरे भाई, हम नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? जवानी में तो सबने छेड़ी, इनका आप अपने बारे में बात करें। हमारे यहाँ छेड़खानी की गई थी, माता पिता कटलेट बना के तल देते आपका, अगर छेड़खानी को किया होता। बात वही थी कि छेड़खानी करके बच्ची बराबर आ रही थी, थाने पे कहा सुनवाई नहीं हुई, सीओ से कहा सुनवाई नहीं हुई, बच्ची किसी तरह से कांटेक्ट से मेरे पास आई, तो हम दरोगा जी इनका इलाज कायदे से होना चाहिए। तो बात आई गई होगी, बच्ची ने, फिर हमने आदत थी फोन करने की, हुआ तो बच्ची के पापा को फोन किया कि क्या हुआ भाई साहब? उनका भाई साहब हुआ तो कुछ भी नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब छोड़िए, हमने बच्चे को, मैं सोच रहा हूँ नाम कटा के मैं देहरादून या मसूरी भेज दूँ, तो आप जरा हमें 2 दिन का मौका दें, सिर्फ 2 दिन का, आप जरा तशरीफ लाए मेरे दफ्तर। हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, दरोगा जी, कि भाई आप तो कह रहे थे कि आपने यार ऐसा मारा कि वो बिल्कुल त्राह त्राह कर गया, बिल्कुल रोने लगा, मुझे बिल्कुल नैपकिन देनी पड़ी। नैपकिन क्यों दिया आपने? तो आप ऐसा करें, जरा उसको लेकर के आप आ जाए 10 बजे मेरे दफ्तर में। दरोगा जी ने कहा आ गए, और लड़की के फादर को बुलाई, तो हमने कहा दिया, हम कहा दरोगा जी आप इनकी क्या सेवा की? उनका सर मैंने इसको इतना मारा। और जब लड़का आया तो उसकी भाव भंगिमा देखने काबिल थी, किसी तरह का कोई ग्लानि नहीं, किसी तरह का कोई पश्चाताप नहीं, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं, वेदना नहीं, शर्मिंदगी नहीं। कॉलर हल्का सा चढ़ा हुआ, एक बटन खुला हुआ। अब जिसको देखेंगे कि मुझे अब ये एक लाल रूमाल नहीं, लाल बड़ी सी तौलिया मुझे कोई दिखा रहा है, आंख में सुरमा लगाए हुए हैं, अच्छा, एक कान में बुंदा पहने हुए हैं, और ये हिमाकत, ये हिमाकत, समझ तो मैं गया कि इसकी नस-नस में छेड़खानी है। ये वो है जिसकी आंख में बेहयाई है,
तो किसी ने शेर कहा था, एक ऐसा कहर आया कि आशिक इश्क भूल गया। हमने दरोगा जी से कहा कि आपने इनको थप्पड़ पर मारा क्या? हुजूर मैंने कहा, हमने कहा मार के दिखाइए तो। तो दरोगा जी ने जैसे होली में साली जीजा को चंटी मारती है, तो ऐसे हल्के से और कहा था कि बहुत मारा है मैंने इसको। बहुत मारा है, क्योंकि अंदर से जब हमने रकम खाई तो नमक हलाली भी तो हमारा फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब नमक हलाली है, क्योंकि अगर हम ज्यादा कुछ कूट देंगे तो कह देंगे दरोगा जी अभी तो रिश्वत नहीं था, आप हमारी कुटाई कर कैसे रहे मार रहे हैं आप। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैंने जो किया गलत किया, कोई इसको फॉलो करने की कोशिश न करे, वो इलीगल है। लेकिन आज एक सबक है। लेकिन मुझे आप कहते मुझे कोई पश्चाताप है, मुझे न कोई पश्चाताप है, न मुझे कोई ग्लानि है, क्योंकि दरोगा जी लगता है आप थप्पड़ मारना भूल गए हैं। तो आप लोग जो टेनिस या गोल्फ खेलते होंगे, तो एक होता है बैक स्क्रीन। बैक स्क्रीन में आदमी हिप को पीछे ले जाता है जब तक कि हिप का हुआ, और उसके बाद पूरे ताकत के साथ, मोमेंटम के साथ यूं घूम करके फॉलो थ्रू। ऐसे नहीं, अगर जैसे ये थप्पड़ मारना है तो यूं नहीं, फिर यूं पीछे से जाएगा पूरा, जा जिसको कहते हैं घुमा के मार देना, घुमा करके और यूं ले जाके फॉलो थ्रू। दांत तोड़ दिया आपने फिर? मैंने थोड़ी तोड़ा, अब उनके लगी थप्पड़ में टूट गया। थप्पड़ टूट गया, दरोगा जी गिरे नीचे, उनकी एक दांत बाहर आ गया, खून निकलने लगा। दरोगा जी थप्पड़ तो इसको कहते हैं, हमारी ट्रेनिंग में तो यही बताया जाता था। आपने इश्क की बात की, नोएडा में आपने एक बहुत बढ़िया अभियान चलाया, मजनू, ऑपरेशन मजनू। ये मजनू का पिजड़ा क्या होता है? बात ये थी कि मजनू यहाँ पर ऐसे प्रकट हो गए थे जैसे रात होते ही, जैसे आदरणीय गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि जब रात आती है तो उल्लुओं चमगादड़ों की बनाती है। तो वही नोएडा का हुआ था, नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, खूब अच्छे घरों की बच्चियां नौकरी पे जाने लगी, पढ़ने आने लगी, तो इन चमगादड़ों की और इन आशिकों की बन आई। और इन्होंने देखा कि स्पेयर टाइम एक्टिविटी मिल रही, कहाँ जाएं, तो यहाँ पर जा करके जो भी बच्चियों के स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, और आपके जो थे वहाँ जो दुकानें थी, टी स्टॉल्स थे, वहाँ पर जाके जैसे मालूम पड़ रहा है कि आमिर खान या ऋतिक रोशन एक बार बाएं तरफ देखें, एक बार दाहिनी तरफ देखें, एक दफा यूं करे, भाव भंगी में अजीब ऊन जलून। तो ये सब फालतू हरकत, जिसको पुलिस में कहते हैं फालतू हरकत। तो गवर्नर रमेश भंडारी साहब, प्रेसिडेंट स्कूल का जमाना था, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे बिल्कुल हर घर से पूछो, हर बच्ची कह रही है छेड़खानी हो रही है, इसका कुछ हो सकता है? उनका बिल्कुल हो जाएगा सर, का कोई बजट नहीं चाहिए, उनका कोई फोर्स का कोई फोर्स नहीं चाहिए, आप आंख सीधी कर लीजिए, इनकी औकात नहीं है। उनका ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कहीं और पोस्टेड था, यहाँ करके कैंप किया, पुलिस लाइन में जा करके इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप जा करके प्रत्येक स्कूल कॉलेज के सामने पहले आज ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, जैसे शेर शिकार के पहले जाके सिर्फ एसेस करता है, तौलता है, समझता है कि स्कूल के बाहर ऐसे कितने लोग हैं जिनकी भाव भंगिमा बिल्कुल विचित्र है, जो आप अपने लड़के को पहनेंगे तो मारेंगे 2 थप्पड़ उसको, ऐसे कितने लोग हैं। और कल जब आप जाएं, अगर फिर दोबारा वही दिखाई पड़ जाए उसी टाइम पर, तो आप उनसे पूछिएगा कि आपकी माता जी यहाँ पढ़ाती हैं, आपकी बहन पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, या आप यहाँ खड़े कैसे हैं? तो उसके बाद यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कई 100 लड़के नोएडा में पकड़े गए, क्योंकि आप जब समझती है कि इस तरीके के एक ढूंढो 1000 मिलेंगे, तो ये मिल गए। अब जब मिल गए तो उनको पुलिस ने देखी, क्योंकि हवालात पे रखने की जगह नहीं थी, बिल्कुल उनको ले जाने के लिए कोई ट्रक नहीं था, तो एक ऐसी पिंजरानुमा चीज तैयार की गई और जनता से कह दिया गया कि देखिए हम मानवाधिकार का बड़ा सम्मान करते हैं, ऐसा कोई काम न कीजिएगा कि इनके ऊपर मैला, गोबर, कीचड़, अंडे, टमाटर हरगिज न फेंकिएगा, मुझे सख्त आपत्ति है इन सब चीजों की मानवाधिकार करने। कानून अपना काम कर रहा है। अब इन मजनू ने रात को, दिसंबर का महीना, कहा कि प्यास लगी है, तुमने पिलाओ पानी। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तो आपने सामूहिक पानी पिलवा दिया। सामूहिक पानी पिलवा। हमारे पास इतनी सुविधा नहीं कि मिनरल वाटर और उसके साथ हम बिस्किट्स क्रीम के पेश करूं, वो तो इतनी मेरी हैसियत नहीं है। जब मैं, तो हम भी बम्बे से पानी पीते थे, छागल से पीते, तुमको भी वैसे ही पिलाएंगे, तुम्हारे कोई अलग से इंतजाम थोड़ी होगा। अब उनको थोड़ा पानी छलक भी गया, कपड़े भी गीले हो गए। तो नोएडा के दिसंबर की ठंड तो आसान तो नहीं होती है। 3 बजे फिर किसी को प्यास लगी, गणेश हमें प्यास लगी, अंकिल जी हमें प्यास लगी, बिल्कुल पानी ना पिलाइएगा। खैर पानी वाली की जो व्यवस्था थी उसका पूरा ध्यान रखा गया। अगले दिन जब जाने लगे तो उनको वो पिंजरानुमा चीज आई, और जब जाने लगे तो जो जनता का आक्रोश था वो फूट पड़ा, और नोएडा पुलिस उसको कंटेन नहीं कर पाई। अब वो अत्यंत आपत्तिजनक था, तो मैं कर ही कह सकता, जन आक्रोश के आगे 4 सिपाही क्या कर लेंगे। तो जैसे आपने विक्स वेपोरअप का इश्तिहार आपने सुना होगा,
विक्स जो है गले, छाती, नाक, मुंह के अंदर बाहर सभी पीड़ित भागों पे खूब कायदे से मला जाता है। तो जिसके हाथ में गोबर था, मैला था, सेप्टिक टैंक का, वो उसी तरीके सबके मुंह पर गले, छाती, नाक, मुंह के अंदर बाहर सभी पीड़ित भागों में लगाया। और हम कुछ कर तो नहीं पाए। हाँ, एक दो लोगों को नसीहत दे के भगा दिया। आपने अखबार में भी तो निकलवा दिया कि फलाने का पुत्र यहाँ छेड़छाड़ी करता पकड़ा गया, स्कूल के बाहर पकड़ा गया। हाँ। लोग सावधान हो जाएं, गृहिणी सावधान हो जाएं, उनके पति पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनके कुल कलंक यहाँ मतलब आपने तो जो करवाई सेवा करवाई, घर में भी सेवा करवा दी। घर में भी सेवा हो गई। और फिर उसमें हम प्रण करते हैं कि हम ब्रह्म कुमार हो जाएंगे, आज से हम विवाह भी नहीं करेंगे, हम ये तुम्हारा लुकआउट है। हम कहेंगे तुम विवाह करो या ना करो, हमारी तरफ से अगर अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या सम ए चारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोगु ताई बधै कछु पाप न हो। आप कह सकते हैं इलीगल है, मैं जानता हूँ इलीगल है, लेकिन क्या इमोरल भी है? इसका जवाब आप दें। ये संझावन, सुझावन और बुझावन ये क्या है? ये देखिए, ये विभाग बड़ा पुराना है। हाँ। इसके तौर तरीके बड़े पुराने हैं। अब गमलों में उगने वाले बरगद का मुकाबला करेंगे तो पुलिस विभाग की अपने तौर, हालांकि उप संस्कृति बड़ी गलत है। क्या अभी भी पट्टा होता है जिसपे लिखा होता है आन मिलो सजना या ये सारी चीजें? हाँ हाँ। ये क्या होता है? देखिए, मैंने सुना था कि मुझे रिटायर हुए 15 साल हो रहे हैं। मैंने आपके सवाल को पूछा था। अच्छा। हाँ, मैंने पूछा था सेवारत कर्मचारियों से। हाँ जी। उनका सब कुछ ऐसा लगाव हो जाता है इन सब चीजों से कि आसानी से इसको तिलांजलि नहीं दे पाते, इस्तेमाल नहीं करते हैं, रखते हैं। सकल वस्तु संग्रह करे आए कोई दिन काम, इसलिए उसके मुंह में हम उनको फेंका नहीं। अगर इस्तेमाल भी करते होंगे सरकार ये सब न पूछा करे। दोस्त वही है जो दोस्त के काम आए और जो बारीकियों में न जाए। तब मुझे तो जवाब मिला नहीं, जो जवाब मिला वो मैंने आपको पेश कर दिया। अब आप अपने निष्कर्ष स्वयं निकाल लें। तो मतलब सेवाएं, प्रसाद, 56 भोग अभी भी थाने में मिल रहा है? मैं समझता खूब मिल रहा है, क्योंकि जब आप देखते हैं हाँ। पिछले इलेक्शन में, आपको याद करें, शायद यूट्यूब पे मिल जाए आपको। हाँ जी। निर्वाचन के प्रारंभिक रुझान आप देख रहे हैं कि कुछ बड़े छाती तान करके मवाली किस्म के युवक अंदर जा रहे हैं, और जब निकल रहे हैं तो विकलांगता को उपलब्ध होते हुए सहारे लेकर के, जैसे देसी पिल्ला के करता है वैसे रोते हुए। तो अब मैं कह दूं वीडियो झूठा नहीं था। वो तो था, सार्वजनिक था। लाखों करोड़ों हिट्स भी हुई, बड़ी आलोचना भी हुई, मानवाधिकार आयोग भी गया। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अब जो आपने वस्तुस्थिति बताई वो आपके सामने है। समय ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इतने सारे सवाल मेरे मन में हैं, दर्शकों के मन में है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जहां मैं चाहती हूं कि मैं उस अधिकारी को खुद देखूं, अपने दर्शकों को दिखाऊं, जहां चट्टान से नदी निकलती है। आपने बहुत सारे केस इन्वेस्टिगेट किए, आपके नेतृत्व में हुए। क्या कोई ऐसा केस आपके जीवन में है जिसका आज भी मलाल है कि किसी के साथ अन्याय हो गया? अब इसको रहने दें, अब इसको रहने दें। ऐसा एक केस था, लेकिन शिष्टाचार, शालीनता का ये तकाजा है कि इसको हम न डिस्कस करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अधिकारी के तौर पर आप पूरा न्याय करने की कोशिश करते रहे। कोशिश यही कहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में सब कुछ नहीं रहता है। एक चीज है, आप भावुक हो रहे हैं। हाँ, नहीं मैं भावुक नहीं, लेकिन मैंने कोशिश यही की। लेकिन अगर सबूत कह रहा है, ऑपोजिट पार्टी कह रही है दोषी है, एविडेंस कह रहा है, तो हमारे चाहने से तो नहीं होता। चार्जशीट तो लगेगी, लीगल ओपिनियन भी यही कह रही है। जी, क्योंकि कानून तो तथ्यों के आधार पे चलता है। जी। बाबूजी और माताजी की एक छोटी सी बात कर लेते हैं। आपको एक बहुत अच्छी परवरिश मिली है कि आपने ऐसे स्कूल में पढ़ाई की है जहाँ पे अंग्रेजी आपने बेहतरीन सीखी। जी, और घर की दहलीज जब भी आपने पार की, जी, वो दहलीज में आपने एक शुद्ध हिंदी बोली। आपकी माताजी ने भी आपको हिंदी और इसमें हिंदी, रामचरितमानस, रामचरितमानस, हाँ, और उसकी शिक्षा घर में वही थी। क्या आप अपने बच्चों को वो परवरिश दे पाए जो बाबूजी और माताजी ने आपको दी? कोशिश मैंने यही की, लेकिन मैं अपने माता पिता के पैर की धूल भी नहीं हो पाया। प्रयास करने के बावजूद वो ईश्वरीय वैभव और संपदा से विभूषित थे। मैंने प्रयास किया। बड़े अच्छे बच्चे हैं, परवरिश किसी के मेरे घर में न मेरे टाइम में कभी शराब आई, सिगरेट आई, तंबाकू आई। और आज भी मेरे घर में आप पाएंगे कि पुलिस में लोग कहते हैं आप क्षत्रिय हैं, आप पुलिस में हैं, आप यहाँ शराब नहीं, आप यहाँ बार नहीं। आपके यहाँ तो शाम को खिचड़ी मिलती है। खिचड़ी मिलती है। हाँ। जी, एकादशी को वो भी नहीं मिलेगी। हाँ जी, चावल की वजह से वो भी नहीं मिलेगी। जी। मेरा आपसे आज के इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, मैं चाहूंगी ये सिलसिला चलता रहे। हर व्यक्ति के पीछे एक ताकत होती है।
आपकी आध्यात्मिक ताकत क्या है जो कहती है आपसे कि डॉक्टर विक्रम सिंह टूटना नहीं है, अभी भी कुछ बेहतर करके जाना है? स्वामी विवेकानंद, दोज हु आर नॉट योगीज आर स्लेव्स, जो योगी नहीं है वो गुलाम है। 14 वर्ष की आयु में पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी थी और आपके दर्शकों को कहूँगा एक बार जरूर देख लें। बिल्कुल। राजयोग, हिंदी में भी है, बड़ी छोटी सी किताब है। आदि पातंजलि योग सूत्र है और आदि स्वामी जी की है। उसका एक वाक्य, दोज हु आर नॉट योगीज आर स्लेव्स, वो गुलाम है जो योगी नहीं है। और योग कुछ करना नहीं है, बल्कि चीजों को त्याग देना, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, मदिरा की तरफ नहीं देखना है, तामसिक चीजों की तरफ नहीं देखना है। और फिर आप देखिए, आप सम्राट और साम्राज्ञी थे और आप पुनः उसी रूप में आप आ जाएंगे और आ जाएंगे। एक चीज, योगस्य कर्मसु कौशलम और अशांतस्य कुतो सुखम। अगर हम अशांत हैं तो बकिंगम पैलेस पे भी आत्महत्या हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़े बड़े पूंजीपति जैसे बेंगलोर में हो वो भी हमें करता है। तो जो मार्ग आपको अशांत करे उससे अपनी दूरी बना लीजिए। और जब आप शांत हो जाएंगे, आप सब देखेंगे कि आपके अंदर, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, आपका स्वर्ग आपके साथ चलता है, सांस सांस चलता है। जी जी जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगना चाहूँगी कि आपकी आंखों में आंसू आए मेरे सवाल पर, लेकिन ये आंसू बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि एक कड़क ऑफिसर के अंदर एक नाजुक दिल होता है। ये हमारी खास मुलाकात थी डॉक्टर विक्रम सिंह जी से। आप जानते हैं, जब इनसे पूछा गया कि अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला एक IPS अधिकारी। इन्होंने पूछा क्या कहलाना चाहेंगे, तो एक देशभक्त। और इन्होंने कहा फिर से यूपी काडर में आना चाहूँगा, फिर से ये वर्दी पहनना चाहूँगा, लोगों के असहायों के आंसू पोंछूंगा और खूब सारा आशीर्वाद बटोर लूँगा। आप जानते हैं, बरगद का पेड़ जितना बड़ा होता है ना, उसकी जड़ें उतनी गहरी होती हैं। तो ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने इतिहास तो रचा ही रचा, साथ साथ संस्कार भी बोए हैं, परिवार में भी और समाज में भी। तो इस पॉडकास्ट से हमें यही सीखने को मिलता है, आप बड़े भले ही हो जाइए, लेकिन आपका बड़प्पन उससे बड़ा होना चाहिए। प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिया, एक बहुत ही सात्विक और उत्कृष्ट वार्तालाप का अवसर दिया। आपको, आपके सभी पाठकों और सभी को, आपकी पूरी टीम को मेरा हृदय से आशीर्वाद उसने।